इंडियन रिलीजियस कल्चर के बारे में, और उसका और हमारे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या ताल्लुक़ है, दोनों का कैसे संबंध जुड़ा हुआ है। और अगर हम लोग इंडिया में काम करने वाले, हम लोग इंडिया में पैदा हुए हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं, तो हमको ये भारत देश के बारे में, ये इंडिया के बारे में, अगर इसका रिलीजियस कल्चर कैसे है और उसका और हमारा मैन्युफैक्चरिंग के साथ में कैसे ताल्लुक़ लगाया जा सकता है, तो हम लोग उसके अंदर अच्छी तरह से मैन्युफैक्चरिंग में जो आज की गरज है देश की, हमारी कंपनी की और हमारे डिवीज़न की, उसके अंदर और ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग और जापान ऐसे हम लोगों ने एक सेंटेंस बोल दिया तो सबके सामने क्या आ जाता है, तो आ जाता है काइज़न। मैन्युफैक्चरिंग और यूएस ऐसा हमने हमारे सामने रख दिया तो क्या आ जाता है हमारे सामने, लीन मैन्युफैक्चरिंग या तो सिक्स सिग्मा। मैन्युफैक्चरिंग और पोलैंड ऐसे बोल दिया तो क्या आ जाता है सामने, प्रोडक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग और चाइना ऐसे हमने बोल दिया तो क्या आ जाता है कि बहुत चीप, सस्ता। मैन्युफैक्चरिंग और फ्रांस या एनी यूरोपियन कंट्री लाइक जर्मनी, स्पेन, तो क्या आ जाता है हमारे सामने कि टेक्नोलॉजी, रोबस्टनेस। मैन्युफैक्चरिंग और रशिया ऐसे सामने सेंटेंस बोल दिया तो क्या आ जाता है कि डिफेंस, और डिफेंस के साथ जो एक्सपर्टीज़ उन्होंने की उसका स्पिन ऑफ। लेकिन अगर इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग ऐसे हम लोगों ने बोल दिया तो सबसे पहले आ जाता है कि हम लोग तो एकदम लाउजी है, क्वालिटी के लिए हमारे पास कोई फोकस नहीं है, हमको प्रोडक्टिविटी का कोई अप्रिसिएशन नहीं है, हम लोग हमारे काम में सुधारना करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। हम लोग ज़्यादा करके मतलब हॉलीडेज़ और गपशप में ज़्यादा हमारा ध्यान ज़्यादा चला जाता है, काम करने में हमारा ध्यान नहीं है। दुनिया के अंदर लोग कैसे प्रगति कर रहे हैं उसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे, मुझे क्या मिल रहा है, मेरा कैसा हो रहा है, ऐसा एक माहौल किया जाता है। और इसीलिए आज एरोस्पेस और डिफेंस में हमको काम करने के लिए कोई बहुत सारी कठिनाई आ रही है। और वो कठिनाई क्यों आ रही है, क्योंकि जो हमारी एक अच्छी परंपरा थी भारत देश की, भले वो 300 साल पहले होगी, 1000 साल पहले होगी, या तो बीसी बोलते हैं वो कालीन होगी, तो ऐसे क्यों हो रहा है? क्या हम लोग हमारे जो कल्चर है, हमारा इंडियन कल्चर, उसमें से क्या हम लोग भूल रहे, और वो कैसे हम लोग वापस हमारे ये जो मैन्युफैक्चरिंग की आज की जो नीड है, जो गरज है हमारे पास, उसके अंदर कैसे उसको हम लोग ला सकते हैं। तो वो बहस करने के लिए, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए आज का सेशन अरेंज किया हुआ है। तो आपने पहले देख लिया कि कल्चर मतलब क्या है। कल्चर इज़ वे ऑफ लाइफ, कि जो तरीके से हम लोग रह रहे हैं, मतलब हमारा जो ये दुनिया के अंदर जो पदार्पण होता है, हमारा जो बर्थ होता है, वहाँ से लेके जहाँ हमारी शिक्षा हो जाती है और हम काम के लिए आ जाते हैं, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग सहभाग लेने वाले हैं, तब तक कौन से हिसाब से हमको पैदाइश की गई थी। स्कूल में हमको क्या सिखाया गया, कॉलेज में हमको क्या सिखाया गया। हम लोग जब भी बहुत छोटे थे तो हमारे ऊपर माँ, पिताजी और बाकी घर वालों ने क्या संस्कार कर दिया। जैसे ही हमने घर के बाहर जाना आना चालू कर दिया, मित्रों के साथ रहना सीख लिया, उनके साथ टाइम बिताना सीख लिया, उनके साथ खेलना सीख लिया, तो हमने उनसे क्या शिक्षा ली। और ऐसे करके आज जो हमारा एक इंटीग्रेटेड पैटर्न जो है, हर एक का मतलब हर इंडिया के अंदर जो एक रहवासी है उसका एक फिक्स पैटर्न बन गया जो बाकी अन्य देशों से अलग है। और वो क्या अलग है और उसका हम कैसे हमारे मैन्युफैक्चरिंग में उसका संबंध ला सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग देखने वाले हैं। दूसरा है कि हमारी कल्चर में हमारा आउटलुक कैसा है, हम लोग
एक दूसरे के साथ में कैसे देखते हैं, क्या हमारा बर्ताव एक दूसरे के साथ में ऐसा सस्पिशंस है, मतलब हर को हम चोर की नज़र से देखते हैं, या हमारे को एक दूसरे के ऊपर भरोसा है, हमारी एटीट्यूड कैसी है, हमारे वैल्यूज़ क्या है, क्या हम लोग इक्वालिटी जानते हैं, इक्वालिटी करने के लिए कोशिश करते हैं, हमारे मॉरल्स क्या है, हम किसको पूजनीय मानते हैं, हमारे गोल्स क्या है, खुद का खाली पैसा बनाने का और अपना खाली चरित्र करने का ये गोल है, कि ये कंट्री, ये देश, ये हमारा जो राष्ट्र है, या तो हमारी कंपनी है, हमारी डिवीज़न है, उसको आगे ले चलने का कॉमन गोल है। और फिर हमारे कस्टम्स क्या है, हमारे रीति रिवाज क्या है, तो ये सब मिला के एक हमारा कल्चर तैयार हो जाता है। हम लोग सब जानते हैं कि भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं कि ऐसा कोई अन्य देश है नहीं कि जहाँ इतनी सारी भाषाएं, वही भाषा का अलग अलग तरीके से जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो अलग हो सकता है। जो हिसाब से इंग्लिश ब्रिटेन में बोला जाता है, जो हिसाब से इंग्लिश अमेरिका में बोला जाता है, जो हिसाब से इंग्लिश इंडिया में बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है, सिंगापुर में बोला जाता है, ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है, वो अलग अलग है, लेकिन सब हम लोग इंग्लिश ही बात करते हैं। वैसे ही हमारा जो टॉपिक था कि क्या मैन्युफैक्चरिंग में एक ही लैंग्वेज ला सकते हैं हम लोग, भले हमारे अलग अलग लैंग्वेज होने दो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में क्या एक ही लैंग्वेज ला सकते हैं। और वो पहले के ज़माने में हुआ करता था। हमारा राष्ट्रभाषा, हम लोगों ने उसके ऊपर बहुत चर्चा की, पहले हिंदी, फिर नई हिंदी, फिर अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारा बहुत सारा एजुकेशन इंग्लिश में हो रहा है। और अभी कई स्टेट्स ऐसे आ रहे हैं कि जिसके अंदर हम लोग अपने अपने स्टेट की जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज के हिसाब से भी हम लोग आगे चल कर के हमारा एजुकेशन का एक सौदा कर दिया है, और वो हिसाब से हम लोग आगे चलने वाले हैं। लेकिन अगर हमारा लैंग्वेज अलग है लेकिन हमारा मकसद एक ही है, तो ये लैंग्वेज से हम लोग उसको इकट्ठा कर सकते हैं। और इसीलिए दुभाषी की अगर ज़रूरत है तो दुभाषी की ज़रूरत हमको पूरी करनी पड़ेगी। इसका मतलब जो इंग्लिश जानते हैं वो इंग्लिश में बात करेंगे, जो हिंदी जानते हैं वो हिंदी में बात करेंगे, जो मराठी गुजराती जानते हैं वो बात करेंगे, जो बाकी अन्य लैंग्वेज में बात करते हैं वो अन्य लैंग्वेज बात करेंगे। हर एक लैंग्वेज को हमको रिस्पेक्ट देना है। अभी जैसे ये जो हर एक लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देना है, उसका ही मैन्युफैक्चरिंग में हमारा क्या मकसद हो सकता है ये लैंग्वेजेस का। तो उसका मकसद ऐसे है कि मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारी लैंग्वेज एक ही है, लेकिन जो हिसाब से हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करना चालू करते हैं वो अलग अलग है। मशीन शॉप की लैंग्वेज है, वो अपनी अपनी मशीन की लैंग्वेज होती है, वो है। जो हमारी फैब्रिकेशन की लैंग्वेज है वो फिटर्स की लैंग्वेज अलग है, जो बिल्डर्स की लैंग्वेज अलग है, टेस्टिंग वालों की लैंग्वेज अलग है, इंस्पेक्शन वालों की लैंग्वेज अलग है। तो जो हमारे दुनिया में या जो देश में अंदर है अलग अलग लैंग्वेजेस है, वैसे ही लैंग्वेज हर एक हमारे डिपार्टमेंट की है। हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने उसूल है और वो उसूल से वो लोग करते हैं। लेकिन उसका अगर इंटीग्रेशन हम लोग अच्छी तरह से कर देंगे, और जैसा हम जानते हैं कि भारत की विशेषता क्या है कि विविधता में विशेषता है हमारी, वैसे ही हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक सिंगल प्रोडक्ट का या सिंगल प्रोसेस का मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। हमारे पास आज करीबन 200 अलग अलग प्रोसेसेस ये हमारे डिवीज़न में है, और हर एक प्रोसेस की अपनी अपनी लैंग्वेज हो जाती है। हर एक प्रोसेस के अपने अपने स्पेसिफिकेशन, स्टैंडर्ड्स, कोड्स वो अलग अलग आ जाते हैं। तो वो एक हमको मिलाप अच्छी तरह से करना है कि अगर भारत देश में हम लोग अलग अलग लैंग्वेज बोल के एक साथ में रह सकते हैं, तो क्या हमारे मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ में हमारा एक अच्छा खासा संबंध क्यों नहीं हो सकता है। दूसरा है हमारा इंडियन आर्ट या तो सिविलाइजेशन। आप जानते हैं कि मोहनजोदाड़ो, मतलब जो इतने पुराने सालों के पहले भारत देश में ये
सिविलाइजेशन की एक नीति जो थी, या जो कैसे अच्छा तरीके से हमारा गांव, आज जो हम लोग स्मार्ट सिटी बोलते हैं, वो स्मार्ट सिटी हमको बाहर से लाना पड़ता है, लेकिन भारत के अंदर मोहनजोदड़ो वॉज अ स्मार्ट सिटी, लेकिन वो हम सोचते नहीं। तो वो हमको लाना है, हमारा जो अच्छा है वो हमको पहले लाना है उसके अंदर, तो ही हम लोग हमको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, तो ही हम लोग हमारा जो बिहेवियर है वो पोलाइट कर सकते हैं, तो ही हम लोग एक यूनाइटेड फैमिली करके रह सकते हैं, तो ही हम लोग एक हेड ऑफ द फैमिली का जो सुनना है और उसके हिसाब से काम करना है। ये जो हमारी नीति है कि भले आज हम लोगों ने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके एक नीति बनाई है, और जो हेड ऑफ द फैमिली जो बात करता है वो हिसाब से ही हम लोग फिर घर में काम करते हैं। वैसे हमको आज हमारे मैन्युफैक्चरिंग में एक क्वालिटी पॉलिसी हम लोगों ने बना दी, तो वो क्वालिटी पॉलिसी के हिसाब से ही चलना है, सेवा करनी है, क्लीनलीनेस करना है। जो हम कभी भी बाहर से घर आ जाते हैं तो पहले क्या करते हैं हम लोग, चप्पल बाहर निकालते हैं या अंदर निकाल के जो उसका बक्सा होगा उसके अंदर रख देते हैं, हाथ पाँव धो लेते हैं, और फिर जहाँ हमको बैठना है वो एरिया अच्छी कर लेते हैं। या तो हमको खाने के लिए बैठना है तो हमारा टेबल या तो जो भी चादर है उसके ऊपर साफ़ सफाई कर लेते हैं और फिर बैठते हैं। तो क्लीनलीनेस ये हमारे एक बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन यही पवित्रता जब भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में लाते हैं तो कभी कभी भूल जाते हैं उसको, और उसका हमको एक मिलाप करना है कि जो हमने सीखा है हमारे पूर्वजों से, या जो भी हमारे इंडियन आर्ट सिविलाइजेशन है, कि जहाँ रिस्पेक्ट है, पोलाइट बिहेवियर है, यूनाइटेड फैमिली है, एक दूसरे को मेंटरिंग करना है, नर्चरिंग करने हैं। पहले के ज़माने में इंटीग्रेटेड फैमिली हुआ करती थी, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। अभी तो टाइम बदल गया है, हम लोग अलग अलग रहने लगे हैं, हर भाई हर फादर मदर अलग अलग रहता है, लेकिन पूर्वी के ज़माने में एक साथ में रहते थे। उसका क्या एडवांटेज था? तो उसका एडवांटेज ऐसा था कि एक दूसरे को मेंटरिंग, नर्चरिंग और जो सेवा करनी है एक दूसरे की, उसका एक भाव हमारे अंदर आ जाता था। अभी हम थोड़े सेल्फिश बन रहे, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसे नहीं था, और वो हमको ज़रूर इसके अंदर लाना पड़ेगा। दूसरी हमारी जो है, हम लोग हमेशा क्या शिक्षा लेते हैं कि सच बोलो, ट्रांसपेरेंसी रखो। घर के अंदर जो सबसे सीनियर मेंबर है या जो भी जिसके ऊपर आपका विश्वास है, कभी कभी बच्चा अपने माँ के साथ में बहुत ट्रांसपेरेंटली बात कर लेता है, लेकिन ऐसे ही चीज़ जब भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में लाते हैं, जो हमारी जो इंडियन रिलीजियस कल्चर है वो मैन्युफैक्चरिंग में लाने के बाद में हम वो हिसाब से ट्रांसपेरेंसी या वो हिसाब से हमारा जो जो ट्रुथ स्पीकिंग है, जो कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हुआ है और मैंने किया है, उसमें कुछ गलत नहीं है अगर ये करने में। और ये सब हमने वेदास, रामायणा, महाभारत इसके अंदर से सब देख लिया कि क्या उसका बर्ताव होता है। अगर हम कुछ चीज़ छुपाना कर दे, चालू कर देते हैं, तो उसमें से क्या निकल आता है। तो ऐसे जो हमारा एक डिसिप्लिन था, वो डिसिप्लिन हमारा जो आज का रहन सहन है उसके अंदर से हम लोग शायद उसको भूल रहे, उसको हम लोग गैप दे रहे, और वो गैप आगे चल कर के हमारे मैन्युफैक्चरिंग में भी आ रही है। और मैन्युफैक्चरिंग में आने से जो हमारा जो मकसद था कि हम पूरी एक ट्रांसपेरेंट, एक क्लियरली सबको समझने वाली जो रणनीति है मैन्युफैक्चरिंग में, एक दूसरे को मेंटरिंग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उनके साथ में हम लोग रहेंगे। जो हमारा TPM हम लोग जो बोलते हैं, उसके अंदर जो 8 पिलर है वो हमारे पास भी है, हमारे पास भी ऐसे ही हम लोगों ने किए हुए थे। आगे चल कर के और एक जो हमारा है कि हम लोग जानते हैं कि जब भी बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 1-2 साल का, और उसको समझ में आ जाती है, तभी से हम लोग क्या करते हैं, जब भी एक दूसरे को हम लोग मिलते हैं तो उसको शेक हैंड नहीं करते हम लोग जो हमारे सीनियर्स हैं उनके पाँव का चरण स्पर्श कर लेते हैं। तो इसमें आइडिया क्या थी, क्यों हमने ऐसा किया? तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ही हम लोग दूसरे किसी के सामने झुक जाते हैं, बो हो जाते हैं,
तो हमारा जो ईगो है, अगर मैंने कुछ आज हासिल किया हुआ है तो मुझे स्वाभिमान जरूर, अभिमान जरूर होना चाहिए, लेकिन उसका ईगो नहीं होना चाहिए। और वो ईगो निकालने के लिए कैसे कर सकते हैं, उसका हमको एक ये शिक्षा मिल जाती है कि दूसरे के सामने झुक जाने से हमारा जो ईगो है वो कम हो जाता है। दूसरे के सामने झुक जाने से दूसरे जो बात कर रहे हैं उनको लिसन करने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है। और जो बुजुर्ग है उनके पास शायद नॉलेज या स्किल कम होगा, लेकिन उनके पास जो विजडम बोलते हैं हम लोग, तो उन्होंने जो हम मराठी में बोलते हैं कि मैं 10 पावसाळे पाहिले, तो वो हिसाब से हम लोग कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे, एक्सपीरियंस का कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे सीनियर मैन्युफैक्चरिंग में जो मेंबर्स है, तो उनके साथ हमने अगर शिक्षा ले ली, कुछ समझ लिया, तो कोई उसमें तकलीफ़ नहीं आ सकती है ना। और वो शिक्षा लेने से हमारा काम आसान नहीं होने वाला है, और जो एफ़र्ट्स हम लोग ले रहे हैं वो एफ़र्ट्स कम होने वाले हैं। और एक आगे चीज़ ऐसी है, मैं खाली टॉपिक को 2-2, 3-3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पूरा बात करने से तो 2 दिन लग जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इंडियन रिलीजियस कल्चर। अगर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही आ जाएंगे हम लोग, तो उसमें ऐसा है कि मदर ऑफ इन्वेंशन, जो सबसे पहले काम करने था या चीज़ करनी थी, और वो ऐसे सारे बहुत सारे इन्वेंशंस इंडिया में हुए थे। आप सब लोग जानते ही रहेंगे कि अलजिब्रा का जो जन्म है वो भारत में हुआ था। ज़ीरो हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं हर जगह पे, वो नंबर का इस्तेमाल भी पहली बार भारत में हुआ था। पाई, जो हम लोग सर्कल के बारे में कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं, उसके एरिया निकालना चाहते हैं, उसका सर्कमफ्रेंस निकालना चाहते हैं, तो जो पाई बोलते हैं 3.14 या 22/7, उसकी जो वैल्यू है वो भी भारत में निकली हुई थी। वही क्यों, चेस जैसे जो गेम हैं वो भी भारत में पैदा हुए थे। उतना ही नहीं, तो हमारा जो बाल साफ़ करने के लिए या जो साबुन लगाते हैं हम लोग हाथ धोने के लिए, या शैम्पू, वो भी भारत में ही पहली बार पैदा हुआ था। अन्य जो मटेरियल्स है, जैसे कि आयरन ओर है, एल्यूमिनियम ओर है, मतलब जो खनिज संपत्ति है, उसके अंदर डायमंड जो धरती के अंदर है, उसकी भी खोज पहली बार भारत में ही की हुई थी। आज करीबन 90,000 एनिमल की अलग अलग स्पीशीज़ भारत में है, 350 मैमल्स भारत में हैं, 1200 के ऊपर पक्षी भारत में हैं, 500 के ऊपर हमारे जो प्लांट्स है, वनस्पति है, इतने सारे जो अलग अलग हमारे पास जो खनिज संपत्ति है या जो संपत्ति है, नेचुरल संपत्ति, उसका एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन किया गया हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डॉक्यूमेंटेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला नहीं गया, क्योंकि उसका जो डॉक्यूमेंट कंट्रोल करना चाहिए था, जो हिसाब से लिखना चाहिए था, एक दूसरे को ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ था। और इसकी वजह से आज हम लोग ऑलमोस्ट पारतंत्र में गए हुए ऐसा लगता है। तो आज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हमारे पास ऐसे ही हो रहा है। हमारे पास बहुत सारे स्किल्ड ऑपरेटर्स है, लेकिन कभी कभी हम लोग ऐसा देख लेते हैं कि वो स्किल्ड ऑपरेटर्स जब रिटायर हो जाते हैं या अपने दूसरी कोई कठिना के हिसाब से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वो हिसाब से हमको फिर उनका जो कंटिन्यूटी रखना था वो कभी कभी मुश्किल हो जाता है। दूसरे को ट्रेनिंग देना, दूसरे को वो स्किल तक लेके आना, या वो उसकी जो प्रोडक्टिविटी या जो उसका एक अप्रोच था, एटीट्यूड थी काम के बारे में, वो स्टेज तक लाने के लिए हमको बहुत कठिनाई आ जाती है कभी कभी। तो जो मिस्टेक हमारे इंडियन ओल्ड कल्चर में की गई थी कि उसके अच्छी तरह से लिखाई नहीं करनी है, एक दूसरे को समझाना नहीं है, एक दूसरे को मेंटरिंग नहीं करना है, तो वो चीज़ आज क्या हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं? और अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो जो हिसाब से हमारे वेदास, रामायण, महाभारत
इतने अच्छे तरह से डॉक्यूमेंट हो गए है गीता, और उसके ऊपर इतने सारे लोगों ने अटेम्प्ट कर दिया उसको सिंप्लीफाई करने का, एक दूसरे को समझाने का। वैसे ही हम लोग हमारे मैन्युफैक्चरिंग में भी क्यों नहीं कर सकते? क्यों हम लोग हमारे जो काम हम लोग करते हैं वो एक अच्छी तरह से उसका लिख के SOP बनाने का, एक दूसरे को समझाने का, ज्ञान बांटने से बढ़ जाता है। लेकिन आज हमारी जो शिक्षा हो रही है कि नहीं नहीं तुम्हारे पास ज्ञान है तो आप तुम्हारे पास ही रखो, नहीं तो कंपटीशन में आप आगे नहीं आओगे और आपका फ़ायदा नहीं होगा, ऐसी शिक्षा मिल रही है। तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, उसको अलग तरीके से अपने को देखना पड़ेगा, तो ही जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है वो एक आगे चल करके हम लोग सक्सेसफुल कर सकते हैं। जब भी हमारे पास कस्टमर आ जाता है तो हमारा जो बिहेवियर है वो बिहेवियर इतना कभी कभी अच्छा नहीं होता है। जो कस्टमर को ट्रीटमेंट देनी चाहिए थी हम लोगों ने, वो क्या हम देते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और हमारा इंडियन रिलीजियस कल्चर में क्या है, अतिथि देवो भव। आपने बहुत सारी बार हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी सुना रहेगा ये शब्द कहते हुए, अतिथि देवो भव। तो ऐसा ही हम क्यों नहीं सोचते कि जो भी कस्टमर हमारे पास आ जाता है, जो भी कोई सप्लायर हमारे पास आ जाता है, अतिथि जो होता है वो खाली कस्टमर ही नहीं होता है। अतिथि जो है वो जो हमारे फैमिली के अंदर नहीं है, जो हमारे ग्रुप के अंदर नहीं है, और जो बाहर से हमारे पास आ जाता है, तो वो सर्विस प्रोवाइडर होगा, जो कि हमारे हाउसकीपिंग कॉन्ट्रैक्टर है वो है, या जो हमारे NDT कॉन्ट्रैक्टर्स है वो है, या जो हमारे AC रिपेयर करने के लिए आ जाते हैं, या जो भी कोई हमको एल्यूमिनियम की पार्टीशन चाहिए वो बनाने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसे सारे जो हमारे से जो बाहर है, जिनका हमको रोज़ की ज़रूरत नहीं लगती है और जिनका हमारे साथ रोज़ का संपर्क नहीं होता है, ऐसे सारे लोग हमारे अतिथि हैं। तो उनको वही हिसाब से हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए, और एक साफ़ सुथरा हमारा अगर बर्ताव उनके सामने आ जाएगा तो अतिथि से भी जो हमको आज उम्मीद रहते हैं हम लोग अतिथि देवो भव कहते हैं। आज पूरी दुनिया में आपने देखा रहेगा कि जैसे बड़े बड़े देश है, स्वीडन है, इटली है, न्यूजीलैंड है, उनका 90% उनका जो इनकम है वो है गेस्ट के ऊपर। मतलब उनके पास जो टूरिस्ट आते हैं, विजिटर्स आते हैं, उनसे उनको बहुत सारा फ़ायदा मिल जाता है, उनकी बहुत सारी इंडस्ट्री उसके ऊपर है। और इसीलिए वो आप अगर स्विट्ज़रलैंड में जाओगे तो बहुत सारे इंडियन फिल्म स्टार के फ़ोटोग्राफ्स उन्होंने अलग अलग जगह पे रखे, ताकि वो इंडियन टूरिस्ट अट्रैक्ट कर सकते हैं। उनको यहाँ लाने के बाद में एक हमका घर में आ गए और कुछ अटैचमेंट फील हो जानी चाहिए। तो ऐसे चीज़ करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग में जब भी कोई कस्टमर हमारे पास आ जाता है या सप्लायर आ जाता है, अगर उसने हमारा साफ़ सुथरा क्लीन एनवायरनमेंट, सेफ़ एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनवायरनमेंट देख लिया, तो उसको यहाँ थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, वो बार बार हमारे पास आना चाहेगा। और जैसे ही वो ज़्यादा हमारे पास आते जाएगा, हमारा सक्सेस बढ़ जाएगा। और जैसे ही सक्सेस बढ़ जाएगा तो हमारा जो आज एक मैन्युफैक्चरिंग में एक्सेलेंस करने की जो उम्मीद हम रखते हैं, वो हम उसके अंदर ला सकते हैं। अगली बात ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि इंडियन रिलीजन में सब चीज़ अच्छी ही थी। हमारे पास कास्ट सिस्टम है। हमारे कास्ट आज जो ब्राह्मण्स है, जो खाली इंटेलेक्चुअल काम करेंगे या प्रिस्ट का काम करेंगे, गुरुजी होंगे, भटजी होंगे, पंडित होंगे, या क्षत्रिय है जो कि वॉरियर्स रहेंगे, जो मिलिट्री में जाएंगे, वैष्णव्स है जो कि ट्रेड या तो कॉमर्स करेंगे, क्षुद्रास है जो कि एग्रीकल्चर करेंगे या तो लेबर काम करेंगे। ऐसी एक वर्ण स्थिति भी हमारे पास थी, लेकिन उसका इस्तेमाल अच्छी तरह से नहीं किया। ये जो कास्ट सिस्टम जो है वो एक तरीके से होनी चाहिए, जैसे कि हमारे पास वेल्डर्स है, फिटर्स है, मशीनिस्ट है, टेस्टर्स है, सरफेस ट्रीटमेंट वाले हैं, मेंटेनेंस वाले हैं। ऐसे अलग अलग हमारे कास्ट है, लेकिन वो कास्ट किसके लिए है? क्योंकि उनको एक दूसरे के अंदर आपस में एक अपनी लैंग्वेज के साथ में बात करनी है, एक दूसरे को अपने साथ में उनका जो एक्सेलेंस करना है अपनी अपनी एरिया में, उसके बारे में सोचना है। लेकिन
अगर हम लोग एक दूसरे को ऊंचा नीचा देखना चालू करेंगे, जैसे कि हमारे वर्ण नीति में हो गया भारत में, तो फिर एक बहुत बुरा है। तो इंडियन रिलीजियस कल्चर इसके लिए हमको सीखना है कि अच्छे भी देखना है और बुरे भी देखना है, अच्छे को आत्मसात करना है और बुरे को हमको छोड़ देना है। तो जब भी हम बात करेंगे तो एक वो एरोस्पेस का हमारा ऑपरेटर है ऐसे बात करेंगे, और फिर वो ऑपरेटर क्या काम कर रहा है, तो वो वेल्डिंग कर रहा है या फिटिंग कर रहा है या सरफेस ट्रीटमेंट कर रहा है। लेकिन हम अगर एक दूसरे को पहले से ही ये वेल्डर है वो क्या जानेगा, ये क्या है, ऐसे क्या उसको समझता है, वो हिसाब से हम बात करेंगे, तो ये अच्छी एक हमारी नीति नहीं होगी। हमारा एक अच्छा प्रोडक्शन का जो सिस्टम कल्चर जो हमने देखा था वो नहीं होगा। तो इंडियन रिलीजियस कल्चर में अच्छी चीज़ भी लेनी है और बुरी चीज़ को बाहर रखनी है, तो इसीलिए दोनों को समझना है। आगे चल करके मैं आपको बता दूंगा कि हमारे पास विश्वकर्मा जैसे बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर हो गए थे, और विश्वकर्मा डे हम लोग आज, या आयुध पूजा हम लोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं और उसको क्यों इम्पोर्टेंस देना चाहिए, और आज हम लोग ये सब भूल गए। दशहरा के दिन में महाराष्ट्र में ऐसी एक परंपरा है कि जो भी कोई हमारा नया पुस्तक होगा, अगर मैं स्कूल में हूँ, अगर मैं कॉलेज में हूँ, तो जो भी कोई मेरा T² होगा, या तो जो भी कोई मेरा इंजीनियरिंग का, मेडिकल का जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट होगा उसकी पूजा, और अगर मैं काम करता हूँ इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री के मशीन्स है, हमारे जो औजार है, टूल्स है, उसकी सबकी हम पूजा कर लेते। हम सब जानते हैं कि हमारे को 5 उंगली दी है भगवान ने, 5 को अलग अलग शेप साइज़ दिए हुए हैं, और जब भी 5 एक साथ में इकट्ठा होते हैं तो हम लोग उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही आप सोच लो कि अगर आपके पास टूल्स नहीं रहेंगे, हैमर नहीं रहेगा आपके पास, चीज़ल नहीं रहेगा आपके पास, ड्रिल नहीं रहेगा आपके पास, लेथ मशीन नहीं रहेगा आपके पास, बड़ा फर्नेस नहीं रहेगा आपके पास, तो क्या ये सब चीज़ आप मैनेज कर सकेंगे? कितने एफर्ट्स लगेंगे उसको करने के लिए, कितना सारा हमारा उसके अंदर जो एनर्जी है वो उसके अंदर हमको डालनी पड़ेगी। तो हमारे जो टूल्स है वो हमारे एक फ्रेंड्स है, जो हमारे एक औजार है, जो हमारे हथियार है, ये सब हमारे पास ऐसे शक्कून है कि जिसके अंदर से हम लोग हमारा स्किल और वो हथियार की जो मजबूती है या जो कि उसका इस्तेमाल है, वो दोनों कॉम्बिनेशन करेंगे, मिक्स करेंगे दोनों को, तो उसके साथ में हम लोग मिरेकल कर सकते हैं। एक हैमर और चीज़ल से लेके कोई कारागिर अच्छी भगवान की मूर्ति उसमें से निकाल सकता है, गढ़ा सकता है। लेकिन अगर मेरे पास चीज़ल और हैमर नहीं है और अच्छा क्वालिटी का मार्बल भी होने दो, मेरे दिमाग में कितनी भी सुंदर मूर्ति मेरे सामने आने दो, लेकिन क्या मैं उसको बना सकता हूँ? क्या मैं मार्बल को मेरे नाखून से या मेरे उंगली से उसको डॉट डॉट करके या हिट करके उसके अंदर से जो उसका निकालना है, जहाँ अनवांटेड एरियाज़ है, वो कर सकता हूँ मैं? तो वो नहीं होगा। तो इसीलिए हमको ये सब जो हमारे टूल्स है उनकी सबसे पहले हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं आपको इस्तेमाल करने वाला हूँ, आपके ऊपर आघात करने वाला हूँ, लेकिन हम दोनों साथ में काम करके आपकी ताकत और मेरी बुद्धि क्षमता हम दोनों एक साथ में मिला के हम एक अच्छा मूर्ति घड़ाएंगे, या कोई एक अच्छा आर्टिकल बनाएंगे, कोई अच्छा कंपोनेंट बनाएंगे, जिससे कि हम मिसाइल बना सकते हैं, या तो स्पेस इंजन बना सकते हैं, या तो एयरक्राफ्ट के कोई पार्ट्स बना सकते हैं। और ये करते करते जैसा कि हम सेफ्टी के बारे में भी ध्यान देते हैं, तो ये पूजा का दूसरा मकसद ऐसे रहता है कि जब भी हम लोग ये टूल्स चलाएंगे तो कभी हमारा ध्यान इधर उधर हो गया तो इसमें से एक्सीडेंट हो सकता है। ये टूल जो हम मूर्ति बनाने के लिए मार्बल में उसको चीज़ल और हैमर का इस्तेमाल कर रहे थे, अगर हमारा कोऑर्डिनेशन दिमाग के अंदर से बराबर हुआ नहीं, और लेफ़्ट हैंड में मैंने चीज़ल पकड़ा है, राइट हैंड में मैंने हैमर पकड़ी हुई है, और मैं वो दोनों को अभी बराबर जगह पे रख के
और जितना मटेरियल निकालना है वो हिसाब से मेरा हैमर का ब्लो हो जाएगा, कभी ज़ोर से होगा, कभी कम ज़ोर से होगा। चीज़ें भी अलग अलग टाइप की होगी। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन में ज़रा भी कमी आ जाएगी तो शायद मेरा एम जो हैमर का है वो चीज़ल के हेड के ऊपर नहीं लगते हुए मेरे हाथ के ऊपर लग सकता है, या तो चीज़ल के एज के ऊपर लग सकता है जिससे चीज़ल उड़ जाएगी मेरे हाथ से, या तो मेरा जो हाथ लेफ्ट हैंड के अंदर जो कंट्रोल होना चाहिए था, जो हिसाब से मैंने ग्रिप पकड़नी चाहिए थी वो ग्रिप पकड़ी नहीं मैंने, वो हिसाब से मेरी चीज़ल उड़ गई हाथ से, तो ये अनसेफ एक्टिविटी हो जाएगी। और इसके लिए अगर हम पूजा करेंगे, प्रे करेंगे, तो हमारा जो ध्यान जो है वो एकत्रित हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, और वो कंसंट्रेशन बढ़ने में हमारे से काम अच्छा होगा और सेफ भी होगा। तो इसीलिए आयुध पूजा दशहरे के दिन करनी है और रोज़ सुबह भी करनी है, और यही हमारी जो इंडियन रिलीजियस कल्चर है उसके अंदर हमने सीख लिया हुआ है। वैसे ही आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे, हम बोलते हैं कि 33 कोटी देव आमच्या गाईमध्ये आहेत। अभी ये 33 करोड़ ऑफ गॉड, तो उनको किस लिए तैयार किया गया था? तो कोई इम्पोर्टेंट गॉड जो हम लोग देखते हैं जैसे कि है ब्रह्मा, ये जो है वो क्रिएटर है, ये पूरी दुनिया उसने बनाई है, तो उसके लिए हम उसको प्रणाम करते हैं। विष्णु जो एक प्रिजर्वर है, ये सबको जो बनाया हुआ है ब्रह्मा ने उसको प्रिजर्व करता है, संभाल के रखता है। शिवा जो है वो जो बैड वाइब्रेशंस है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर किसी के मन में कोई बुराई आ जाती है तो वो शिवा उसमें से निकाल देता है। गणपति जो है वो कोई ऑब्स्टेकल आ गया हमारे काम में, उसको निकाल देता है। सरस्वती जो है वो हमको शिक्षा देती है। लक्ष्मी है वो हमको संपत्ति देती है। दुर्गा जो है वो हमको पावरफुल बनाती है, या तो हमको जो फाइटिंग करने के जो स्पिरिट है वो हमारे में ला देती है। इंद्र जो है वो ये पूरा हेवन का किंग है, राजा है वो, और वो सबके ऊपर ध्यान रख के हमको अलग अलग आदेश दे देता है। सूर्य है जो हमारे को एनर्जी दे देता है। तो ऐसे हनुमान जो है वो इतने सारे मतलब ओबीडियंट है, जो भी लिखा हुआ है वही करता है, जो भी उसको बोला जाता है वही करता है। डिवोटेड है, जो स्वामी उसने बोलता है वही करता है। वो अपना जो अगर दिमाग चलाना है तो पूछ लेता है, और जहाँ ज़रूरत हो जाएगी तभी वो पूरा पर्वत भी अपने उंगली से उठा के लेके आके उसके अंदर से जो भी कोई मेडिसिन है वो देने के लिए तैयार है। तो ऐसी एक हमारे पास एक बहुत रिच कल्चरल और रिलीजियस संस्कृति हमारे पास है, और अगर उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे तो और कौन सा देश ऐसा है कि जो ये इस्तेमाल कर सकता है और हमको इसके अंदर से बाहर निकाल सकता है। तो ये मेरे कोई थोड़े विचार थे कि इंडियन रिलीजियस कल्चर हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसा उसको हम लोग हमारे मैन्युफैक्चरिंग में ला सकते हैं, और जो हम भूल गए और बाकी देशों का जो हमको अट्रैक्शन हो गया है कि कैज़न करने का, क्यों कैज़न के बदले में कोई एक अच्छा हिंदी मराठी या कोई ऐसा शब्द हम लोग नहीं ला सकते कि जिससे हमको सबको अपील हो जाएगा। अभी कैज़न, फिर वो कैज़न का कई क्या है, ज़ेन क्या है, फिर वो जापान में क्या उसका मतलब होता है, फिर हम उसको कैसे इधर इस्तेमाल करेंगे, क्यों ये सुनने का? क्यों नहीं हमारा भारतीय शब्द ये कैज़न के बदले में आ जाता है? हम तो करते ही है, सुधारणा करते ही रहते हैं, नाविन्यपूर्ण एक एक एक्सरसाइज हम लोग करते ही रहते हैं। तो क्यों हम लोग संस्कृत में या मराठी में या हिंदी में या इंग्लिश में या जो भी लैंग्वेज, जितने भी लैंग्वेज हमारे पास है, ऐसे लैंग्वेज में हम ये कैज़न का सब्स्टिट्यूट नहीं निकालते? जब तक हम लोग ये कैज़न 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 करते बैठेंगे तो मेरे हिसाब से ये सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। हम भारतीय है, हमको भारतीय होने का गर्व होना चाहिए, और ये गर्व जो है वो हमारे हर शिक्षा में होने चाहिए, हमारे मैन्युफैक्चरिंग में होना चाहिए, जो हमारा सोशल आज जो कर्तव्य है उसके अंदर होना चाहिए। तो जब तक हम लोग ये हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे भारतीय स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशंस में नहीं उतारेंगे, और जैसे कि आज जापान में नाम कर दिया, अमेरिका में नाम कर दिया, पोलैंड में नाम कर दिया, कोरिया ने नाम कर दिया, चाइना ने नाम कर दिया, वैसे भारत का भी नाम होना चाहिए। जब तक ये हम लोग हमारे अंदर स्पिरिट नहीं लाते हैं तब तक एक दूसरे के साथ हम लोग हमारा संबंध जो है
वो कॉम्पिटिटर जैसा देखते हैं। हमको कंपटीशन नहीं चाहिए हमारे अंदर, हमको कंसोर्शियम चाहिए, हमको सबको साथ में मिला के टीम वर्क करना चाहिए, जो कि हमारे इंडियन रिलीजियस कल्चर में है। बहुत सारे उत्सव जो होते थे, गणपति उत्सव, उसका मकसद क्या था? बाल गंगाधर तिलक ने, लोकमान्य तिलक ने जो गणपति उत्सव हमारे यहाँ चालू किया था, वो क्यों? डीजे करने के लिए नहीं किया था। वो एक ऐसा फोरम उन्होंने क्रिएट किया था, जैसे कि हम लोग ओपन हाउस का एक फोरम क्रिएट किया हुआ है कि जहाँ कोई भी आके एक दूसरे के साथ में हमारा जो सुझाव है वो शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को वो समझा सकते हैं, आपस से अंदर बहस करके हम लोग उसके अंदर से कोई अच्छा डिसीजन ला सकते हैं। तो ऐसे हमको आगे चलना है। और हमारे पास तो जुगाड़, एक बहुत अच्छा एक तंत्र हमारे पास भारत में है, लेकिन वो जुगाड़ को हम लोगों ने इतना डाउनग्रेड किया है कि जुगाड़ मतलब वो टेम्परेरी है, जुगाड़ मतलब उससे थोड़ा टाइम के लिए चलेगा, ऐसे हम लोगों ने सोचा है। लेकिन आज अगर आप रियली में देख लोगे कि जो जुगाड़ की आइडिया है, जो टेम्परेरी आइडिया जो किसके पास आ जाती है, उसको अगर हम लोग अच्छी तरह से उसको इंजीनियरिंग सपोर्ट दे देंगे, उसके अंदर टेक्नोलॉजी लाएंगे, तो वो कैजन से भी 3 गुना अच्छा हो जाएगा। इतनी सारी हमारे पास पोटेंशियल है, लेकिन जुगाड़ को इतना डाउनग्रेड किया है कि हम लोग बोलते हैं कि ये तो क्या जुगाड़ कर रहा है। मतलब जुगाड़ को जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था, कि इतनी अच्छी संस्कृति हमारी है जुगाड़ की, लेकिन कैजन आने के बाद में जुगाड़ को इतना हम लोगों ने डाउनग्रेड किया कि आज हम बोलते हैं कैजन क्या, मैंने तो मतलब कुछ बहुत बड़ा किया, और जुगाड़ किया मतलब कुछ फालतू कुछ इधर इधर उसने कर दिया। तो ये जो कंपैरिजन हम लोग आज जो कर रहे हैं, और हर चीज़ को भारत में बनाई हुई है तो उसको डाउनग्रेड कर रहे हैं, उसको हमको ज़रूर रोकना चाहिए। और जब भी हम लोग ये ज़रूर रोकेंगे तो ही मेरे ख्याल से इसके अंदर से हमारा जो एक फास्ट इम्प्रूवमेंट होने चाहिए। हम लोग आज खाली क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड तक जा रहे हैं, सेकंड स्टैंडर्ड से थर्ड स्टैंडर्ड तक जा रहे हैं। ऐसे हमको नहीं करना है, हमको जल्दी जल्दी 10th स्टैंडर्ड जाना है, जल्दी जल्दी 12th स्टैंडर्ड जाना है, जल्दी हमको ग्रेजुएट होना है, पोस्ट ग्रेजुएट होना है, डॉक्टरेट होना है, पोस्ट डॉक्टरेट करनी है। लेकिन उसके लिए टाइम हम लोगों को क्यों हम लोग निकाल रहे हैं? क्योंकि हर बार आगे चल के हमको ऐसा लगता है कि अरे नहीं, यहाँ से आगे जाना है तो कैसन करना पड़ेगा, यहाँ से आगे जाना है तो लीन करना पड़ेगा, यहाँ से आगे जाना है तो हमको 6 सिग्मा करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही हम उसको भारतीय अनुसंधान से हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये जो हमारा मूवमेंट है वो बहुत फास्ट ट्रैक हो जाएगा, वर्टिकल टेक ऑफ जैसा हमारा कंडीशन आ जाएगी। तो ये मैं कह के और उम्मीद रख के कि मेरे विचार आपको अच्छे लगे और आपके कोई सुझाव होंगे इसके ऊपर, तो हम लोग ज़रूर बात करेंगे। लेकिन जब तक हम लोग हमारी भारतीय संस्कृति, ये जो हमारे कस्टमर स्पेशली 4 नंबर में जो यूके से आते हैं, फ्रांस से आते हैं, जर्मनी से आते हैं, यूएस से आते हैं, इज़राइल से आते हैं, उनको भारतीय संस्कृति का एक अच्छा परिणाम उनको देखना चाहिए। दिवाली के अंदर हम लोग, हमारे पास हम ओपन हाउस के पहले रंग रंगोली करते हैं, या तो कोई स्किट करके हम लोग एक दूसरे को साथ बात करते हैं, लेकिन वो एक ही दिन में होता है, उसके बाद में हम लोग ये सब भूल जाते हैं। तो ऐसे हम लोग, ये मेरा आज का जो 30-40 मिनट्स का जो मैंने एक मेरे विचार प्रस्तुत किए आपको, ये वेस्ट नहीं होंगे, और हम लोग हर दिन भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय रिलीजियस कल्चर के बारे में सोचेंगे, और उसका मैन्युफैक्चरिंग में कैसा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो करेंगे। और ये जो हमारी डिवीज़न है, एरोस्पेस डिवीज़न, और स्पेशली एक्सपोर्ट में हम सब दुनिया को दिखा देंगे कि भारत भी कुछ कम नहीं है। थैंक यू। Over to all of you now. If you have any questions, I will be happy. थैंक यू वेरी मच सर, काफ़ी अच्छा आपने बोला। और प्रेजेंट सिनेरियो में जब सबके पास अभी एक ही थॉट है, जब से चाइना और ये डिस्कशंस चालू या जो भी बॉर्डर इश्यूज हो रहे हैं उसके बाद में, तो आपने बहुत अच्छे से सब अपना रिलीजियस कल्चर और उसका क्या इम्पोर्टेंस है हम सबको समझाया। Thank you, thanks a lot for sharing all these thoughts. Okay, thank you. प्रवीण सर, आप कुछ बोलना? हाँ सर हाँ बोलिए। पूछने का था, ये जुगाड़ का ऊपर बहुत सारा बुक्स भी पब्लिश किया हुआ है। हाँ जी। ओके,
जुगाड़ इनोवेशन एंड जुगाड़ का जो कुछ अच्छा अच्छा हम इंडिया में जो किया है जुगाड़ का नाम से, तो उसने इंक्लूड किया है। तो रियल एक्चुअल मीनिंग क्या है जुगाड़? क्योंकि अभी ऐसा सुनकर जब हम जो आप जैसे बोला जो डीरेट किया उसको हम जुगाड़ बोल रहे थे, मीन्स जो कुछ नहीं है ऐसा सबको हम जुगाड़ बोलते थे। रियल मीनिंग क्या है जुगाड़? ये जुगाड़ का मीनिंग वही है जो कैजन का मीनिंग है, वही है। लेकिन कैजन आ गया और वो फैंसी लगा सबको, जापान से आया हुआ है तो मतलब वो अच्छा ही होना चाहिए, और इसीलिए हम लोगों ने वो ही उसको इस्तेमाल करना चालू कर दिया। जुगाड़ भी एग्जैक्टली वही है। जुगाड़ मतलब अगर आप कठिनाई में आ गए और आपको कुछ अलग सुझाव करना है या तो आपको इसके अंदर से कुछ बाहर निकलना है इमीडिएटली, तो जो भी आप तंत्र यूज़ करेंगे वो निकालने के लिए उसको जुगाड़ बोलते हैं। जो डिफिकल्टी को इरी करने के लिए जो सोल्यूशन हमने आइडेंटिफाई किया उसको हम जुगाड़ बोलते हैं। बराबर। लेकिन नॉर्मली ऐसा बोल कर ऐसा ये लेकर आया हुआ है कि जो बहुत वैल्यू का नहीं है ऐसा उसको जुगाड़ बोल देते हैं, नहीं तो टेम्पररी सोल्यूशन को जुगाड़ बोलते हैं। हाँ, ऐसा कुछ बराबर है ना। मतलब जो जुगाड़ करने वाले लोग जो है, अगर उनको कोई अच्छी शिक्षा मिल जाती थी, इंजीनियरिंग करते थे वो लोग, तो वो भी जुगाड़ को अच्छी तरह से, मतलब आज के लैंग्वेज में हम जुगाड़ का कैजन बना देते थे। लेकिन जुगाड़ कोई ख़राब नहीं है। जुगाड़ के अंदर भी इतना पोटेंशियल है कि उसको हम लोग अगर इंजीनियरिंग या तो हमारी जो नई टेक्नोलॉजी है उसका मिलाप कर देंगे बराबर जुगाड़ के साथ में, क्योंकि उसका थिंकिंग क्या था वो इम्पॉर्टेंट है। जुगाड़ के अंदर उसको जो आइडिया आ गई तो उसके पीछे थिंकिंग क्या था, और फिर वो थिंकिंग शायद वो पता नहीं है उसको कि वो सामने देख रहा है कि मेरे पास खाली लकड़ी है तो वो लकड़ी का ही इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर लकड़ी के बदले में मेरे पास कोई अच्छा मटेरियल है, तो अगर मैं उसको जानकारी दे दूँ कि ये मटेरियल अच्छा है, तुम्हारे लकड़ी के हिसाब से लकड़ी शायद टूट सकती है लेकिन ये मटेरियल टूटेगा नहीं, तो वो फिर एक जुगाड़ जो आज टेम्पररी, मतलब वो दिन के लिए या वो काम करने के लिए वो लकड़ी चल जाती है, लेकिन वो बार बार यूज़ नहीं हो सकती क्योंकि लकड़ी इज़ नॉट द राइट प्रॉबली द एप्लीकेशन। तो अगर मैं उधर स्टील का रॉड दे दूंगा उसको, या कोई कंपोजिट का रॉड दे दूंगा जो लाइट वेट है, तो फिर वो जुगाड़ अच्छी तरह से बन सकता है। इसलिए जुगाड़ के अंदर हमेशा, इनफैक्ट 6 साल पहले मैंने एक प्रोग्राम रोल्स रॉयस के साथ में अटेंड किया था 2014 में। उसमें रोल्स रॉयस ने इंडिया के अंदर जब भी उनका पहले इंजीनियरिंग ऑफिस चालू किया, फर्स्ट इंजीनियरिंग ऑफिस इन इंडिया बाय रोल्स रॉयस, तो उन्होंने एक सेक्शन बनाया था जिसके अंदर 10 इंजीनियर्स थे। तो खाली आप इंडियन इंडस्ट्री में जाओ, कौन सी भी इंडस्ट्री में, रोल्स रॉयस थी तो वो कार बनाने के लिए वाले ही नहीं थे, या तो एयरक्राफ्ट इंजन्स के लिए नहीं, या तो न्यूक्लियर पावर के लिए नहीं, जहाँ कहाँ भी आपको जो भी इंडस्ट्री में आपको परमिशन मिल जाएगी आप वहाँ चले जाइए और आप देख लीजिए कि वहाँ जुगाड़ क्या करते हैं, उनका कंसेप्ट देख लीजिए, उसको हेल्प कीजिए अच्छा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए, और फिर देख लीजिए कि आपकी इम्प्रूवमेंट कैसे हो जाती है। आप पेटेंट कर सकते हैं बहुत सारे जुगाड़ का, बट पेटेंट करने के लिए उसको इंजीनियरिंग बैकअप देना पड़ेगा, तो वो हम लोग लाते नहीं। उसके अंदर जुगाड़ है, ये तो क्या इसने अभी 2 मिनट के लिए काम किया उसने छोड़ दिया, लेकिन उसका कंसेप्ट देख लो कि आइडिया कैसे आ गई, 2 मिनट में किया ना, आज बाकी कोई कर नहीं रहा था उसने करके दिखाया, तो वो देखना चाहिए हमको। ओके सर, आप जैसे बोला इवन काइजन में भी इससे भी छोटा छोटा काम जो करते हैं, हाँ, लेकिन वो काइजन का नाम से इट इज समथिंग ग्रेट ऐसा सोचता है। बराबर, तो नाम बड़ा हो गया। हाँ यस, क्योंकि फॉर एनी इम्प्रूवमेंट वी आर कॉलिंग इट एज अ काइजन। बराबर, एक्चुअली जुगाड़ में है, उसमें आइडिया उधर जनरेट होता है, जुगाड़ में करेक्ट आइडिया आ जाता है, लेकिन एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन जो है लिमिटेड टाइम में जल्दी करने के लिए जो अवेलेबल रिसोर्स है वो कर देते हैं। वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है उसके अंदर क्योंकि उसको जल्दी करना है। यस, मतलब ये वर्ड कैसे हम लोग करते हैं कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे संडास जाना है या शौचालय जाना है, तो आप थोड़ा सा नाक करके ट्विस्ट करके मेरे पास देख लोगे, लेकिन अगर मैं बोलूँगा आई एम गोइंग टू यूज़ माई योर रेस्ट रूम, तो जाने का और उधर करना वही है, मैं कुछ अलग नहीं करने वाला हूँ रेस्ट रूम में जाके या तो संडास में जाके, लेकिन बोलने का तरीका हमको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बहुत अच्छा बोल दिया करके। राइट।
सर कावले बोल रहा हूँ। बोला। अभी जैसा प्रवीण सर ने बोला, एक एग्जांपल याद आया मुझे। जब मैं एयरफोर्स में था, अंबाला में मेरी पोस्टिंग थी और वहाँ पे रशियन व्हीकल्स हुआ करते थे, हाइड्रोलिक टेस्टिंग रिग बोलते हैं उसको। तो उसमें हाइड्रोलिक ऑयल का जो टेम्परेचर है वो मेजर करने के लिए एज ए इंडिकेटर ओके। वो गेज में लगा रहता था और उसमें मर्क्यूरी भरा रहता था और एक अटैचमेंट रहती थी, उसमें बहुत ही थिन कैपिलरी ट्यूब रहती थी। वो एक बल्ब रहता था, वो हाइड्रोलिक मिक्सर में स्क्रू इन करके बिठाया जाता था। तो एक बार क्या हुआ, वो कैपिलरी ट्यूब जो है वो टूट गई और इंडिकेशन वो मर्क्यूरी उसमें से निकल गया। तो अगर वो टेस्ट रिग हमारी बंद हो गई, तो टेस्ट रिग एक ही है और हमेशा एयरक्राफ्ट टेस्टिंग के लिए चाहिए वो। तो उसमें लंबा प्रोसीजर था, वो मेंटेनेंस कमांड को व्हीकल वापस करना और वापस या तो पूरा अटैचमेंट उसका पूरा सेट मंगाना। तो हमारे एक छाबड़ा साहब थे वहाँ पे, उस समय फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे। तो उन्होंने बोला, वो लोकल थे वहाँ पे, अंबाला के लोकल थे। बोले एक काम करो, मैं आपको एक बताता हूँ, आप ये एक ऑटोमोबाइल का या ऐसा ही कुछ काम करता था, उसके पास जाओ, वो करके दे देगा तुमको, मर्क्यूरी भी भर के दे देगा। तो वहां मैं गया लोकल मार्केट में, तो उतनी छोटी सी कैपिलरी ट्यूब को वो अंदर वो बल्ब में मर्क्यूरी भर के उसने ब्रेजिंग भी मार दिया और बोला सर आप उसको टेस्ट कर सकते हो क्या। तो मैंने जो टेस्टिंग कैसा किया, अपने चाय के कैंटीन में गया, पानी उबालने के लिए रख दिया, एक एक्चुअल थर्मोमीटर उसमें डाल दिया और ये बल्ब डुबा दिया उसने और उसको कैलिब्रेट किया, मैंने ही कैलिब्रेट किया उसको। ये रीडिंग देखता था और गेज का रीडिंग देखता था। वो ओके हो गया। वो बंदे को मैंने जाके पूछा आपने किया कैसे, तो बोला आपको क्या करना है, किया कैसे, वो आपका काम हुआ ना। तो यही है ना, दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ जुगाड़। बराबर है। तो उसने काम अच्छा किया, लेकिन वही अगर वो उस समय अगर पेटेंट हो जाता है तो वो बंदे का कितना नाम हो जाता। करेक्ट। तो वही मैं बोला कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में किसी ने अगर उसको एस्टेब्लिश किया रहता कि उसने इतनी छोटी सी 2 mm या 1 mm की थिन कैपिलरी में मर्क्यूरी भर के उसमें से एयर भी तो एक्सपेल करना है पूरे सिस्टम में से, तभी तो गेज रीड करेगा। तो वो एक एग्जांपल मुझे याद आया तो शेयर किया सबके साथ। तो आपने जैसे सर बताया कि हर एक भले वो जुगाड़ हो, लेकिन उसको अगर वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ अगर वेल एस्टेब्लिश कर दे तो ये बहुत बड़ा योगदान रहेगा कि ये बंदे ने किया कैसे, उसको वो बैकअप होना चाहिए उसको। बराबर। वही एक चीज। हाँ, मतलब हमारे इसमें सब अच्छा है ऐसे नहीं, इसलिए मैंने दोनों उदाहरण दे दिए कि कोई कोई खराब भी है कि जो हम डॉक्यूमेंट नहीं करते थे, तो अगर उसको डॉक्यूमेंट करते थे, इनकरेजमेंट देते थे, तो उसके नाम पे आज पेटेंट बन जाता था, आज वो मिलेनियर बन जाता था। यस करेक्ट। तो दोनों चीज़ करनी है, ऐसे नहीं है कि जो है पिछले इतने सालों से हमारे पास है उसमें से जो बुरा है उसको इम्प्रूव करके ही लेना है हमको।